आईसीएस कोचिंग संस्थान उकलाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल सर व बबीता मैडम ने शिरकत की। इससे पहले आईसीएस के स्टूडेंट्स ने शहर में एक मार्च निकाला और उसके माध्यम से लोगों को संदेश दिया। जैसे ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर परिमल सर और बबीता मैडम पहुंची तो विद्यार्थियों में एक खुशी का माहौल छा गया। दोनों का फूल मालाओं के साथ विद्यार्थियों ने जोरदार स्वागत किया और जमकर फूल बरसाए। उसके बाद मुख्य अतिथि परिमल सर व बबीता मैडम ने रिबन काटकर कार्यक्रम का विधिवत से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे हुए थे। इस मौके पर छात्रों में एक अलग ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह जिन परिमल सर और बबीता मैडम को ऑनलाइन तरीके से देखते थे और बातचीत करते थे, वह साक्षात आज उनके साथ उनके संस्थान आईसीएस कोचिंग सेंटर उकलाना में पहुंचे थे। रिबन काटने के बाद कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। उसके बाद दोनों मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम में सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उकलाना सहित भुन्ना, बरवाला, लेतानी, दनौदा से भी स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी भारी संख्या में पहुंचे थे और परिमल सर व बबीता मैडम को साक्षात सुनने के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें आईसीएस कोचिंग संस्थान उकलाना में पढ़ने वाली छात्राओं ने मनमोहक कई प्रस्तुतियां दी और युवाओं को एक हरियाणवी संस्कृति को लेकर अच्छा संदेश दिया। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई मनमोहक दूसरे प्रस्तुतियां दी और वहां पर खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में कई समाज सेवी भी पहुंचे और उनका भी कोचिंग संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जो छात्राओं द्वारा हरियाणवी संस्कृति को लेकर प्रस्तुति दी गई थी, उसने खूब वाहवाही लूटी और मौजूद छात्र छात्राओं ने खूब तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। विद्यार्थी एकदम खुश दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर आईसीएस कोचिंग संस्थान उकलाना में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक भी काफी संख्या में पहुंचे थे। इस मौके पर आईसीएस संस्थान में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को आईसीएस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर परिमल सर व बबीता मैडम ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही यहाँ पढ़कर कई विद्यार्थी जो सरकारी नौकरियों पर गए हैं, उन्हें भी आईसीएस कोचिंग संस्थान उकलाना की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दोनों ने कहा कि विद्यार्थियों को यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दी जाती है और उसी के बलबूते पर जो आईसीएस संस्थान है वह जॉब गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कड़ी मेहनत करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। कुछ पेरेंट्स भी मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में हैं, कुछ एक आधे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज बड़ा शुभ दिन है, अष्टमी है आज। कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं और इस नवरात्रि का एक विशेष दिन माना जाता है अष्टमी का। आज से 12 साल पहले ठीक आज ही के दिन मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ था। आज वो 12 साल का हो गया और अभी बैठे बैठे मैं सोच रही थी सोफे पर कि आज से 12 साल पहले 2013 में दिमाग में भी नहीं था कि आज ही के दिन हम कहीं ऐसे उकलाना के क्षेत्र में जाएंगे और ऐसे स्टेज सजा होगा और इतने प्यारे प्यारे बच्चे वहां पर होंगे, इतने सारे युवा साथी हमारी बातों को सुनने के लिए, हमसे मिलने के लिए गर्मी के इस मौसम में हमारा वेट कर रहे होंगे। तो बड़ी खुशी होती है और कई बार मैं सोचती हूँ शायद ये ईश्वर की ही कोई योजना थी कि कहाँ मैं दिल्ली के गाँव से निकलकर और कहाँ आज मैं हरियाणा के एक इलाके में बैठ के यहाँ हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, हम डांसेस देख रहे हैं। तो देखिए, मैं तो भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा, और मैं कर्म की थ्योरी में विश्वास करती हूँ। मेरा ये मानना है जो इंसान जैसा करता है वो लौट के घूम के उसके पास जरूर आता है। और जहाँ जिसको भी मनुष्य के रूप में हमें जन्म मिला है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं
क्योंकि हम लोगों के अंदर ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी कि हम अपनी परिस्थितियों को देखकर समझकर बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक जानवर है, एक भैंस है, गाय है, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, घोड़ा है, ऊंट है, वो अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते, वो तो जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल गरीबी से निकलकर मेहनत करके अपने कर्म अच्छे करके अपने भाग्य की रचना में बदलाव कर सकता है। और ईश्वर कहीं ना कहीं आप लोगों को देख रहा है, सुन रहा है। ये ईश्वर की ही योजना है कि आज मैं आपके बीच हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो देखो बेटा, जितने बच्चे यहाँ जवान बैठे हैं, जिंदगी ना जब हम बचपन में होते हैं तो जैसे माँ बाप है वैसा ही माहौल होता है, उसमें बच्चा कुछ कर नहीं सकता। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी का बच्चा क्या ही करेगा। घर का माहौल अच्छा है तो ठीक है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। घर का माहौल खराब है, पिताजी शराब पीते हैं, कहीं घर का माहौल में गाली गलौच है, मारपीट है, तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता, अंदर अंदर कुड़ता है। पर उस टाइम पर भी ना मैंने देखा है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जो खराब माहौल में अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि हमें इस माहौल को बदलना है। जो हमारे घर का माहौल है, ये जो मारपीट है, शराब है, जुआ है, गंदे ऐब हैं, चाहे वो भाई में है, पिताजी में, किसी में, तो वो सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं बनना। और वो अपनी जिंदगी को ना कभी कभी ऐसे ही किसी सभा में बैठे, किसी के भाषण से, किसी की बातचीत से, कभी किसी टीचर के गाइडेंस से, पता नहीं बेटा क्या कुछ काम कर जाता है, सिर्फ एक विचार। और वो बच्चा सोचता है कि मुझे अपने फादर जैसा, ये जैसे मेरे घर का खराब माहौल है, मुझे ऐसा नहीं बनना। वो लोग इतिहास रचते हैं, वो लोग बदलते हैं अपने संस्कारों के माध्यम से। परिवेश तो उन्हें खराब माहौल देता है, लेकिन वो अपनी विल पावर से अपनी चीजों को बदलने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। इसीलिए तो तुमने देखा होगा, जब जब कहीं पर बड़े ऐसे स्टेज सजते हैं, वहां कुछ लोगों को बोलने के लिए बुलाया जाता है। अब जब मैं और परिमल सर रास्ते में तो हमने ये बातचीत नहीं की कि हमें क्या बोलना है वहां जाके, नहीं हमने सोचा, हम ये सोचते हैं कि जैसा माहौल है, इस माहौल में जरूरत किस चीज की है। जैसे उकलाना के क्षेत्र में अभी बहुत जरूरत है डेवलपमेंट की। आप सब लोगों को सपना देखना है अपने जीवन को अच्छा बनाने का। एक अच्छा घर हमारे पास हो, एक अच्छी गाड़ी हमारे पास हो, एक सुंदर परिवार हमारे पास हो, हम पढ़ें लिखें, अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें, जिंदगी में, समाज में, परिवार में अपनी एक जगह बनाएं। देखिए, बिगड़ना बहुत आसान है, किसी भी उम्र में नशा करने लगते हैं बच्चे। आजकल मैं देखती हूँ स्कूली एज के बच्चे, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे नशे की तरफ चल पड़े। वो रास्ता तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कोई भी कहीं भी कभी भी बिगड़ सकता है। लेकिन टफ क्या है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना। आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, सबके सामने आते हैं, लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने। बिगड़ने के ऑप्शन किसके पास नहीं है। फोन में ऐसा माध्यम है कि आप चाहो तो कितनी गंदगी में डूब जाओ, लेकिन फोन एक माध्यम है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का। जैसे अभी सर ने कहा कि सर ने मेरी स्पीच पहली बार स्कूल में सुनी, फिर वो यूट्यूब पे स्पीच सुनते हैं। तो ये स्पीच, हम स्पीच नहीं देते हैं। अब मैं कोई स्पीच नहीं दे रही हूँ, मैं कोई तैयारी करके नहीं आई हूँ। जो इंसान ने जिंदगी में अनुभव किया, जो हमने देखा, सीखा, समझा इसी समाज से, वही अपनी जबान में शब्दों में पिरोके वापस इसी समाज को लौटाने का प्रयास भर है। मैं कभी भी कोई प्लान नहीं करती कि मैं ये बोलूंगी, ये बताऊंगी। बस ये कोशिश करती हूँ कि जो जिंदगी ने मुझे सिखाया, मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को वो शब्दों में बता दूं। और अगर किसी की किस्मत अच्छी हुई, जिसके दिल पे ये बात लगी, तो क्या पता वो जिंदगी को सही टाइम पे सही डायरेक्शन में मोड़ दे। ये लाइफ मौके देती है बेटा बार बार। पहला मौका होता है जब हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में होते हैं, क्योंकि 8वीं तक तो ना माँ बाप की छत्र छाया है, बच्चा डिपेंड है। लेकिन जैसे ही बच्चा 9वीं में आता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, टीन एज में आता है, 14 साल के आसपास की उम्र, तो उसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट होने लगता है। और अगर वो कोशिश करे ना, तो वो ट्यूशन पढ़ा के अपने खर्चे भी निकाल सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं 9वीं क्लास में थी जब मैंने पहली बार ट्यूशंस पढ़ाए और अपना खर्चा निकालने लग गई। उन ट्यूशन से फायदा क्या हुआ, कुछ लोग कहते थे कि अपनी पढ़ने की उम्र में क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन आज मैं देखती हूँ ट्यूशंस ने मुझे बांध के रखा, मुझे भटकने ही नहीं दिया। मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये पढ़ाई, ये कलम, ये किताब मेरी ताकत है। और ईश्वर की बड़ी दया रही, मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, अच्छे टीचर्स ने अच्छा रास्ता दिखाया। मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी थे, उन्होंने हमेशा हम पे फेथ दिखाया। अब जैसे मैं 42 इयर्स की हो गई,
मैं बेटा 1982 में जन्मी थी, यानी पिछली शताब्दी में। देखे तो 2000 हमारे सामने गया। उस जमाने में ना बेटियों के जन्म को कोई बहुत अच्छा नहीं मानते थे। बेटियों के जन्म पे अमूमन लोग थोड़ा सा मुंह चढ़ा लेते थे, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मेरे पिताजी ने हम पे विश्वास दिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया और हम चारों बहनों को इतना काबिल बना दिया कि आज हम समाज में एक अच्छी पोजीशन पर हैं। सिर्फ मैं आगे नहीं बढ़ी, मेरी सारी सिस्टर्स पढ़ लिख के हम सब काबिल बन गए। तो जैसे मेरे फादर का वो सपना था ना, उस कारण हमें एक आइडिया मिला कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे तुम सब बड़े लकी हो, तुम्हारे टाइम पर तुम सबके माँ बाप देखो, चाहे गरीब हैं, चाहे बेटी है बेटा है, चाहे तुम्हारे घर में खाने को बहुत कुछ नहीं है, चाहे तुम्हारे घर का माहौल कितना ही खराब हो, लेकिन मैं ये देखती हूँ आज हर बाप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, कम से कम 12वीं तक तो पढ़ाता ही है। और हर माँ भी चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए। यानी तुम लोग जिस पीढ़ी में पैदा हुए हो, ब्लेस्ड हो। जिस चीज के लिए आज से 50 साल पहले संघर्ष करना था ना, तुम्हें वो चीजें मिली हुई हैं। पर एक चीज में मैं मानती हूँ, तुम थोड़े से अनलकी हो। हमारे पास बिगड़ने के साधन ही नहीं थे, बहुत कम थे। टीवी के नाम पे रात में एक प्रोग्राम आता था, दिन भर बस घर वालों के साथ बैठना, बातें करना। उसका हमें क्या फायदा मिला? हमारे अंदर, हमारी पीढ़ी के अंदर संस्कार आ गए। इसीलिए आप देखो, जो लोग 40 से बड़े हैं ना, वो शांत हैं, उनकी जिंदगी में ठहराव है। जो बच्चे अब युवा है ना, तुम जो जवान बच्चे हो, छोटे बच्चे हैं, तुम लोगों की जिंदगी में ना बहुत ज्यादा तेजी है, उतावलापन है। पर बेटा इस चीज को मानो, बहुत उतावलापन जिंदगी को दुखदाई बनाता है। जिसकी जिंदगी में ठहराव है ना, जो फोन को एक साइड रख के 1 घंटे सिर्फ खाली बैठ सकता है, सिर्फ खाली बैठना। लोग क्या करते हैं, खाली नहीं बैठेंगे, फोन को स्क्रॉल करने लगेंगे। 1 घंटा फोन को साइड में रखे कुछ नहीं करना। कोई पक्षी आया है, सुबह के टाइम तुम उठे हो, पानी, मान लो कोई पक्षी पानी कटोरे में पानी पी रहा है, दाना चुग रहा है, सिर्फ उसको देखो। उगते हुए सूरज को देखो, शाम को जब पक्षी आसमान में घूमते हैं उनको देखो, कुछ मत करो, फोन छोड़ दो। तुम देखना, तुम्हें प्रकृति के साथ एक जुड़ाव महसूस होगा। ऐसा लगेगा यार कितनी खूबसूरत चीजें मुफ्त में मिली हुई हैं, सिर्फ इनको देख के भी खुश हुआ जा सकता है। अपने घर में बड़े बूढ़े हैं ना, उनके पास बैठा करो। तुम सबकी दादी होंगे, दादा होंगे, जितने लोग हैं घर में, उन सबको थोड़ा सा टाइम दो। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? वो नॉलेज नहीं है उनके पास बहुत ज्यादा, उन्हें नहीं पता भारत की राजधानी क्या है या भूटान का नरेश का नाम क्या है, लेकिन बेटा उन्होंने जिंदगी जी ली। तुम सब यंग हो, तुम हो सकता है तकनीक में बहुत आगे हो, टेक्नोलॉजी में तुम आगे हो, लेकिन लाइफ में ना बहुत सारी बातें जब खुद पे बीतेंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएंगी। तुम अभी लोगों को पहचानना नहीं सीखे हो, और ना ही वो किताब से सीखा जाएगा। इंसान की परख जो होती है ना, वो उम्र बीतने के साथ होती है। कैसे संगी साथी बनाने चाहिए, किनके साथ उठ बैठ नहीं रखनी चाहिए, कौन सा तुम्हारा दोस्त ठीक है, कौन सा खराब। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दादा दादी एक नजर में पहचान लेते हैं, क्योंकि बेटा उन्होंने जिंदगी जी ली। तो उनके साथ समय दोगे ना, टाइम टू टाइम तुम्हें सही सलाह देंगे। और मैं ये नहीं कहती कि सारी बातें मान के चलो, नहीं, समय बदलता है। अगली पीढ़ी को हमेशा पिछली पीढ़ी से आगे बढ़ना होता है। हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा तेज थे, तुम हमसे ज्यादा तेज बनो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और ज्यादा तेज। लेकिन ये ध्यान रखना, उस तेजी के चक्कर में कहीं हमारे घर परिवार के संस्कार ना पीछे रह जाएं। ये संस्कार हैं, परिवार कैसा हो, माँ की, पिता की, दादा की, दादी की वैल्यू हो, बड़े की बात का मान रखना। अगर हमें लगे कि बड़ा आदमी गलत भी कह रहा है, तो भी इज्जत के साथ उनको बताना कि आप जो बात कर रहे हो मान लेते हैं, लेकिन अब समाज बदल गया। किसी के साथ बदतमीजी ना करना, थोड़ा शांत रहना, ये हुनर, ये गुण तुम्हें सीखने पड़ेंगे बेटा। मैं भी कल एक रिपोर्ट देख रही थी, एक वीडियो थी जिसमें बताया गया, एलन मस्क का नाम सबने सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में नंबर 1 पर रहने वाला आदमी। जिस चीज को चाहे खरीद ले, कोई भी चीज उसके लिए ऐसी है ही नहीं कि उसकी इच्छा हुई और वो ना खरीद पाए। क्या कोई शिप, क्या कोई जेट, क्या कोई कुछ भी। वो इंसान इतना धनी है कि जो मन में आया वो उसका है, चाहे कोई कंपनी कितनी ही बड़ी हो, कितना ही धुरंधर इंसान हो। उस आदमी की आजकल मेडिसिन चल रही है, और कल मैं वो सुन रही थी, पूरी एक अच्छी वीडियो थी कि वो जो दवाइयां आजकल खा रहे हैं ना, वो उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी होती है। आप समझ सकते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी डिप्रेशन से जूझ रहा है। इसका मतलब पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, ये बात क्लियर हो गई इस चीज से। फिर खुशी किस चीज से मिलेगी? खुश होने के ना बहुत छोटे छोटे से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बेटा, अपनी जिंदगी में सही टाइम पे सही निर्णय लो। जैसे तुम लोग अब जिस उम्र में हो, जितने लोग मैं देख पा रही हूँ, मैक्सिमम लोग उस एज में हैं
जब जिंदगी सेट करनी होती है, अपनी लाइफ बनानी होती है, तो सबसे पहला काम करो अपने आप पे, अपने आप से प्यार करो, अपनी कीमत पहचानो, अपने आप को वर्दी बनाओ, अपने आप को इस लायक बनाओ कि समाज, परिवार, घर वाले तुम्हें रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट मिलती है कमाने से, और वो कमाने का तरीका एक ये सच्चाई है कि पैसा कमाना पहली शर्त है। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, जो लोग पैसे नहीं कमाएंगे उनकी आगे जाके इज्जत भी नहीं हो पाएगी। आने वाली पीढ़ियों को ये बात समझनी पड़ेगी, पैसा हमारी बेसिक नीड है। पैसा कमाने के कई तरीके हैं, इलीगल काम करती है बहुत दुनिया, अरबपति खरबपति बन जाते हैं, लेकिन बेटा उनको मन की शांति कभी नहीं मिलती। अगर चाहते हो ना खुश रहो, जिंदगी को एंजॉय करो, तो बहुत तरीके से, बहुत मेहनत करके पैसा कमाना। जब मेहनत करके कमाओगे ना तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा, तुम्हारे परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, और तुम्हारे परिवार में ना तुम देखोगे खुशियां रहेंगी। जो लोग इलीगल तरीके से भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं ना, अमूमन उन घरों में बीमारियां घुस जाती हैं, उनके घर में कलेश घुसा रहता है। तो अपने मन को ये समझाना है कि भैया पहला काम है हमारा पढ़ना, काबिलियत इकट्ठी करना। जब पढ़ोगे, काबिल बनोगे, तो पैसा अपने आप खिंच के चला आएगा। अब तुम्हारे सामने विजय का एग्जाम्पल है, मोनू का एग्जाम्पल है। क्या किया इन्होंने? 4-5 साल खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की। आज देखो दोनों के बैंक अकाउंट में अपने आप हर महीने पैसे आ जाते हैं। पैसे के पीछे नहीं भागना, काबिलियत के पीछे भागना है, मेहनत करनी है। पढ़ना भी एक स्किल है, पढ़ाई करनी है। और देखो कितना अच्छा हो गया, पहले हम कहते थे 12वीं के बाद पढ़ो, अगर कोचिंग की बात करें, लेकिन अब ICS जगह जगह पर गाँव में अपनी ब्रांचेस ले आया, जहाँ स्कूली लेवल से बच्चे हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। जो बच्चा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हमारे साथ जुड़ जाएगा, उसको हम उस तरीके से सोचने का, उसका दायरा उस तरफ ले जाएंगे कि वो सोच पाए कि जिंदगी में ठीक और गलत क्या है। जैसे बहुत बार ना 12वीं तक बच्चों का दिमागी विकास नहीं होता, 90% आ गए, समझ नाम की कुछ चीज ही नहीं है। ये भी जरूरी है जिंदगी में ना, जिंदगी जीना आना बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन लाइफ नहीं पता उन्हें की क्या है। कई बार कुछ अनपढ़ लोग होते हैं लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरती से जी जाते हैं। तो ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि लाइफ में पहली प्रायोरिटी पढ़ो लिखो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को काबिल बनाओ। जब जिंदगी सेट कर लो, अपनी जिंदगी में एक हासिल कर लो, एक मुकाम, उसके बाद एक खूबसूरत परिवार, एक गृहस्थ जीवन। हमारे समाज में ना आजकल युवा पीढ़ी को ये एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा है कि आगे आगे शादी ब्याह नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे। बेटा ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे ना एक सुंदर परिवार होना, माँ बाप होना, भाई बहन होना, हस्बैंड वाइफ होना, अपना खुद के बच्चे होना, अपना परिवार होना, ये ना इंसान को शांति देता है। जब इंसान सुबह से निकला शाम को कमा के लौटे, तो एक खूबसूरत परिवार उसको मिले जहाँ उसके बच्चे हंसते हों, उसके बुजुर्ग माँ बाप हों, उसकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, तो उसका लौटने का मन करेगा। इमेजिन करो कोई 60,000 की तनख्वाह कमाता है, लेकिन जब घर आए तो वीरान बस कमरे ही कमरे हैं। उसके घर में सब सुविधाएं हैं, फ्रिज है, AC है, पंखा है, कूलर है, किचन में सारी सुविधाएं, वॉशरूम में सारी सुविधाएं, लेकिन पता है उसका घर आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है इंसानों से, घर बनता है हमारे घर में रहने वाले लोगों से, सदस्यों से। तो एक खूबसूरत परिवार बनाना ये तुम सबकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग जो नशे की तरफ जाते हैं ना, तुम देखना उनके परिवार हमेशा दुखी रहते हैं, पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यंग पीढ़ी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। तुम लोग जो हमारे पास पढ़ रहे हो, टाइम टू टाइम हम ये कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीना भी सीख लेना। किताबी नॉलेज से जिंदगी नहीं कटेगी। पैसे कमा लोगे, हो सकता है तुम अच्छी नौकरी भी पालो, लेकिन बेटा लाइफ में खुश रहना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार करना, एक सुंदर परिवार जहां तुम्हारा लौटने का मन करे। जैसे एक चिड़िया होती है ना, शाम को अपने घोंसले में लौटती है, ऐसे ही इंसान है। इंसान की भी फितरत यही है, दिन भर मेहनत करेगा, कमाएगा, मजदूरी करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, और शाम को जब अपने परिवार में लौटे तो परिवार में वो खुशी का एहसास हो। अगर तुम्हारे परिवार अच्छे नहीं है कोई बात नहीं, वो तुम्हारी किस्मत थी बेटा। कम से कम आगे अपने परिवारों को सुंदर तुम्हें बनाना है, मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, काबिलियत इकट्ठी करनी है, पैसे कमाने हैं, अपने घर में सब सुविधाएं इकट्ठी करनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अच्छाई और बुराई में भेद कर सको, फर्क समझ सको। हम टाइम टू टाइम तुम्हें जीवन जीने का फलसफा बताते ही रहते हैं। और अब तुम्हारे सामने जो टारगेट होना चाहिए ना, जो ये बड़े स्टूडेंट्स बैठे हैं ICS के,
इनका टारगेट होना चाहिए जैसे ही सीईटी होगा, कब होगा किसी को नहीं पता, 1-2 महीने में उम्मीद है मई तक, जैसे ही सीईटी हो तुम लोगों को टॉप 1-2% के अंदर ही आ जाना है, क्योंकि नौकरियां सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो टॉपर्स में रहेंगे। एक बार बेटा जिंदगी सेट हो गई तो फिर जिंदगी को खूबसूरत बनाने की तरफ काम करना। अपने परिवार में जो तुम्हें कमियां लगती है ना, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है हमारे गांव के माहौल में कि कुछ लोग नहीं मानते हैं, परिवार की खूबसूरती को खत्म करते हैं, लेकिन तुम देखना जिनके बेटा और बेटी कमाने लगते हैं ना, वो फादर अपने बच्चों की बातों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। बाप अपने आप जो है ना शांत व्यवहार करने लगता है जब बेटा और बेटी कोई सा भी उनमें से कमाने लायक हो जाए, उसकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर तुम्हारे घर का माहौल खराब है तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी किस्मत थी। अब कम से कम पढ़ लिख के काबिल बन के इतने काबिल बन जाओ कि अपने घर के माहौल को सुधार सको। जैसे ही वैकेंसी आए उसमें टॉपर्स में तुम लोगों का नाम आना चाहिए। हमने बहुत सारी घड़ियां बनवा रखी हैं और उम्मीद करती हूँ उकलाना से पूरी बस भर के वहां अपनी घड़ियां लेने आएगी। आओगे? चलो, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो। जिंदगी बहुत सुंदर है बेटा। मैं ये मानती हूँ अगर किसी के घर का माहौल खराब है, गरीबी है, कोई बात नहीं, ये सोचो ईश्वर ने अगर तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया ना, तुम्हारे फेफड़े ठीक हैं, तुम्हारी किडनी ठीक है, तुम्हारे लंग्स ठीक है, तुम्हारा लीवर ठीक है और तुम्हें हाथ पैर ठीक ठाक मिले हैं, ठीक ठाक सी बुद्धि मिली है, तो सुबह उठ के भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि कितने लोगों को तो ये भी नहीं मिला। ये शरीर है ना बेटा, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर ये स्वस्थ मिला है तो ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा है तुम्हारे ऊपर। कुछ लोग जन्मांध होते हैं, जन्म से अपाहिज अपंग होते हैं, कम से कम तुम लोग फिट एंड फाइन हो। हाँ ठीक है, कुछ चीजें तुम्हें हो सकता है ना मिली हो, लेकिन उनके लिए कोशिश की जा सकती है। तो खूब पढ़ना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है और जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। ये जिंदगी रो के मरने के लिए नहीं है, ये जिंदगी आगे बढ़ने के लिए। तो पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा स्माइल रखो चेहरे पर, क्योंकि कहते हैं जैसे हम होते हैं ना वैसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। जिसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, ईश्वर भी उसके लिए ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि वो मुस्कान हमेशा बनी रहे। चेहरा लटकाए मत बैठे रहा करो, हमेशा खुश रहो। ऑल द बेस्ट बेटा। तो हमारे बीच में दनौदा ब्रांच से आए हुई हैं, दनौदा ब्रांच को ये चला रही हैं, स्कूली बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। आती है तब इंसान ना चाहते हुए गलत रास्ता पकड़ लेता है, भटक जाता है। तो जिन बच्चों को 9वीं 8वीं से हमारी डायरेक्शन मिलती रहेगी, मैं ये मानती हूँ कि वो 100% जिंदगी में अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। देखो पैसे कम और ज्यादा कमाना वो आपकी किस्मत है, लेकिन इंसानियत का जो गुण है ना वो आपके अंदर 100% आ जाएगा अगर आप बचपन से सही लोगों की संगत में रहेंगे तो। और उतनी कोशिश मेरी रहेगी, ये मेरा एक मिशन है। जैसे परिमल सर ने कहा कि हम अगर ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो कोई ना कोई हमारा टारगेट, ईश्वर की कोई योजना है और उस योजना का मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा काम दिया, मुझे इतने अच्छे काम के लिए चुना कि दुनिया में कुछ कुछ लोगों के जीवन में अगर कष्ट है, परेशानी है और वो कहते हैं कि आपकी बात सुन के हम चीजों से उबरना सीख गए, तो मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतना अच्छा काम उन्होंने मेरे जिम्मे लगाया। और मेरी जब तक अंतिम सांस रहेगी कोशिश करूंगी, जब तक जीवन चले, मैं अच्छी चीजों को समाज में फैलाती चलूं, अपने शब्दों के माध्यम से नॉर्मल परिवारों के बच्चों तक ये बातें पहुंचाती चलूं। थैंक यू। आसपास के भी हैं, बहुत बढ़िया। उकलाना और उकलाना के आसपास के जितने विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तुम वीडियो तो हर रोज ही ना बनाते हो, आज तो आमने सामने बात करो। ये आज भी वीडियो ही बनाओगे? वीडियो में तो हम हर रोज तुम्हारे पास आते हैं। आज देखो हम दोनों लोग तुम्हारे बीच में आए हैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए। और जो है लाइव तो जो है प्रेस वाले बंधु आए हुए हैं, सभी लोग जो है मैं इनका स्वागत करता हूं और ये लोग जो है लाइव कर ही देंगे। मैं आपका स्वागत भी करता हूं सर यहाँ पर, धन्यवाद आपका आने के लिए। एक बार जोरदार ताली प्रेस के लिए बजाओ। हम लोगों के बीच में देखो एक तो ये मोनू है पिठमड़ा, इनके घर हम गए थे। इनका घर जो है अब नया बन रहा, पुराना था, देखा होगा तुमने स्टेटस पर। इधर आओ मोनू मेरे पास। इसने मोनू ने कहा कि उकलाना में ही मेरी जॉब भी है और आप बिजली बोर्ड में भी जरूर चलना। मैंने कहा मैं बिजली बोर्ड में चलूँ तो ना चलूँ, तुम तो बटन को ऑन करके यहाँ जाना ताकि बंद ना करे कोई। ये ऑन करके और वहाँ ताला बंद करके आया, वहाँ बिजली चलती रहेगी तब तक। अच्छा, और मोनू बता कैसा, सब बढ़िया?
बहुत अच्छी बात है। मोनू के लिए जोरदार ताली बजाओ। मोनू ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करी, बहुत ज्यादा समस्याएं थी इसके जीवन में, सभी समस्याओं को इसने पार पाया और सब समस्याओं को पार पा करके इसने बिजली बोर्ड में शिफ्ट अटेंडेंट की नौकरी, इसने कहा कि सर आप जो है बिजली बोर्ड में आना और ऐसे सीख के जाना कि बिजली कैसे चलाते हैं और बिजली बंद कैसे करते हैं। तो मैंने इसको कहा तो मेरे को चलाना सिखा देना, बंद करने का काम तो बिजली वालों का ही है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मोनू। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अपनी मम्मी को और दादी जी को भी मेरी नमस्ते देना। गॉड ब्लेस यू। विजय हमारे बीच में है, विजय इधर आ जल्दी से। ये विजय लड़का है, ये भी जो बहुत ज्यादा संघर्ष इसने किया और इसके 25-30 पेपर पास हुए। हर बार पेपर पास होते हैं, पेपर पास होने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे को जो ना, जैसे मैं बैठा था तो मैंने ग्रुप में कहा रहे विजय के पेपर तो बहुत पास हो गए, नौकरी भी लगवा दो। तो धूप सिंह जी को मैंने कहा था नौकरी भी लगवा दो, बोला सर अब की बार लग जाएगा। और 2-3 दिन में फिर इसका जो रिजल्ट आया और उसमें इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जोरदार ताली इसके लिए भी बजाओ। ये पहले लगा असिस्टेंट लाइनमैन, उसके बाद वो नौकरी छोड़ करके और इस नए साल पर इसको दूसरी नौकरी मिल गई थी पटवारी की। अब ये पटवारी है, पहले बिजली बोर्ड में, अब पटवारी। बहुत बढ़िया, ताली कमजोर है भाई इसके लिए। अब विजय को ये पता चलना चाहिए मैं उकलाना में आया हूँ, चाना में आया हूँ, नरवाना में आया हूँ, बिठमड़ा में आया हूँ, कोतकला में आया हूँ, बरवाला में, कहीं पर भी आते हैं तो वहीं पर ये सब से आगे भी होता है। और एक दिन ये पकड़ के हमें अपने घर भी ले गया, वाले जा करके चूरमा इसने जोर जोर से खिलाया। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। बैठो। इस विजय के साथ ये संजू रहता था, ये पढ़ता नहीं था, रह गया। तो कब लगेगा रे नौकरी? ये सैंडी वर्मा है, बरवाला में गाने बनाता है, पढ़ता नहीं है ये भी, है ना। हाँ ऐसे बोलो सैंडी वर्मा तुम भी लग जाओ पढ़ के। संजू को भी बोलो संजू तुम भी पढ़ के लग जाओ नौकरी। बहुत बढ़िया। ये लोग पढ़ते नहीं थे, अब पढ़ेंगे। पढ़ोगे भी नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे? हाँ इनसे बुलवा ले, फेसबुक पर बुलवा ले इनसे, क्या हम पढ़ेंगे। 4-5 साल पढ़ाई के नाम पर गाने बनाए, है ना। इन्होंने गाने तो बनाए, आईसीएस के चीते घड़े दमदार हैं, है ना। कितना बढ़िया लगता है तुम्हें वो गाना। उतनी ताली बजाओ सैंडी वर्मा के लिए। तो जिस दिन नौकरी लगेगा ना इन आईसीएस के चीतों को और ज्यादा अच्छा लगेगा फिर, है ना। इसने कितने गाने बनाए आईसीएस पर? 3। पहला गाना क्या था? हम आईसीएस के चीते घड़े दमदार हैं। फिर दूसरा गाना बनाया इसने, एक टोर परिमल की देखी, एक आईसीएस के चीते की। याद है तुम्हें गाना? भूल गए? याद है। और फिर इसने वो बनाया सीईटी क्वालिफाइंग के ऊपर, अगर टॉपर पेपर देंगे तो फिर जो है बाकी जो पेपर पास क्यों करवाया था, इस प्रकार से जो है सीईटी क्वालिफाइंग के लिए। और फिर इसने एक स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी जो पढ़ाई करवाई कि बहुत बढ़िया पढ़ाई उसके ऊपर चलेगी। तो जो बच्चे देखो, हम लोग आईसीएस में है, आईसीएस 15 साल हो गए, 17 साल हो गए चलते हुए। आईसीएस में सरकारी नौकरी की गारंटी है। अब आईसीएस में से टॉपर्स भी निकले हैं, नौकरियां तो हर फील्ड में लगी है। पूरे हरियाणा के हर डिपार्टमेंट में आपको आईसीएस के बच्चे नौकरी करते हुए मिल जाएंगे। और जितने बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं, जो हर रोज क्लास में आते हैं, हर रोज क्लास में आकर के हर रोज पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं। देखो काना हर रोज पढ़ेगा। हर रोज आते हो तुम लोग? हर रोज पढ़ते भी हो? तो हर रोज आना, हर रोज पढ़ना, और फिर जो टेस्ट होता है तो टेस्ट देना। ये सब काम करोगे तो तुम नौकरी लग जाओगे। ये बात हर रोज हम वहां से बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के बोलना और सुनना पता नहीं क्यों तुम लोगों को अच्छा लगता है और बार बार बोलते रहते हो परिमल सर हमारी ब्रांच में कब आओगे। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आऊंगा, तो फिर बोलते हो बबीता मैम को भी साथ में लाना, है ना। फिर मैं बोलता हूँ बबीता मैम को भी लाऊंगा, तो फिर सब टीचर्स को भी लाना, है ना। हाँ दिल मांगे मोर या नहीं? हाँ तो ऐसे ही अच्छी चाहत होती है और अच्छा भी लगता है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से आना, बातें करना। तो मुझे एक बात साफ सुथरी सी इतनी बताओ कि जो हम पढ़ाते हो तुम्हारी समझ में आता है? वैसा ही होमवर्क तुम करते हो? और फिर टेस्ट वगैरह चल रहा है?
अब ये सीईटी मई में होगा, चाहे अप्रैल में होगा, चाहे जून में होगा, चाहे जुलाई अगस्त सितंबर में, जब भी होगा 2025 वाला, तो उसमें टॉप 1 रैंक, टॉप 1 वालों में आओगे, 2 टाइम्स में आओगे, 10 टाइम्स में आओगे। भाई नौकरी तो ऊपर फर्स्ट वाले ही लगेंगे। ये 4 गुना बुलाएं, 10 गुना बुलाएं, बात इस पर नहीं है, बात सिर्फ इस पर है कि केस के कारण भर्तियां ना लटकी रहें। बड़ी गड़बड़ ये होती है कि केस के कारण भर्तियां लटकी रहती हैं। उसका कारण क्या होता है कि जैसे HSSC के चेयरमैन हैं, उनका भर्तियों से, पढ़ाई से, पेपर से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही जो HSSC के मेंबर होते हैं, उनका भर्तियों से, पढ़ाई से, पेपर से कोई लेना देना नहीं होता। वे इस प्रकार की पॉलिसी बना देते हैं जिसके कारण बच्चे दुखी होते हैं, और उसी कारण से बच्चों की बातों को लेकर के हम लोग बार बार जाते हैं, वहां पर समझाते हैं, उनको सिखाते हैं। कई बार मानते, कई बार नहीं मानते हैं। जब मान लेते तो बढ़िया काम होता, नहीं तो कई बार दुखी भी होना पड़ता है। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखो बेटा, हर हालत में, अब हरियाणा में कोई भी नेता कभी भी कोई भी भाषण देता है तो क्या बिना पर्ची बिना खर्ची के भाषण पूरा होता है इनका? तो बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन होंगे। झगड़ा ये रह गया 2 दिन आगे पीछे, अब नहीं होगा तो 2 महीने आगे होगा। तब तक अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा जोर लगा करके पूरी ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ताकि पेपर में फिर जो है सवाल दिखा और हमने टिक किया, सवाल दिखा और हमने टिक किया, और फिर 80+ नंबर आए। और फर्स्ट में अगर सिर्फ 1 गुना बुलाए तो उसमें भी हमारा नंबर आए। हाँ या ना? इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो? हमारी पढ़ाई में तुम्हें लगता है कि कहीं पर कोई चूक है, उसमें और सुधार होना चाहिए? बबीता मैडम अच्छा ना पढ़ाती हो या मैं अच्छा ना पढ़ाता हूँ? अच्छा पढ़ाते हैं? समझ में आता है सब? सुनील सर का, प्रीति मैम का, पवन सर आजकल वहां चले गए राजस्थान, वहां से भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या वहां जाके पढ़ाना भूल गए? सही पढ़ा रहे हैं। अमित सर रीजनिंग पढ़ा रहे, सब यार समझ में? वेरी गुड। तुम्हें कोई ऐसा तो नहीं लगता कि किसी टीचर को और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पढ़ाना चाहिए? अब तो तुम सही ढंग से पढ़ो, सही से तैयारी करो, फिर इसी तरीके से पढ़ते रहने पर नौकरी लग जाती है। इस विजय से पूछ लो, ये भी हर रोज ऐसे ही आता था, फिर हर रोज पढ़ता था। कुछ लोग इसके भी मजाक उड़ाते होंगे, कुछ लोग इसको भी बोलते होंगे, अगर तेरे बस की होता तो नौकरी तू लग ही लेता। तो इस प्रकार से कहने वाले लोग घर वाले भी हो सकते हैं, इस प्रकार से कहने वाले लोग दोस्त भी हो सकते हैं, इस प्रकार से कहने वाले लोग आस पड़ोस में, पड़ोस में, गली में रहने वाले चाचा ताऊ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों की नहीं माननी, बस हमें नौकरी चाहिए और हम नौकरी लग के रहेंगे। हाँ या ना? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं हम तो निरे धरती पर बोझ है, हमारे बस के कुछ भी करना नहीं है, हम लोग पैदा हुए तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, ऐसे बोल के दिखाओ मुझे। भगवान ने ऐसे ही बना दिया क्या सब कुछ? भगवान के पास सब कुछ सिस्टमेटिक है या नहीं है? भगवान के चारों तरफ जो ये धरती बनाई, धरती के चारों ओर चांद घूम रहा है, चांद चक्कर काट रहा है। कितने सालों से ये लूनर कैलेंडर ऐसे ही चलता है, कितने सालों से जो है नवरात्रों के त्योहार आते हैं, कितने सालों से इसी प्रकार से साल दर साल जो पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, और जो है ये पिडवा आता, दोष, तीज, चौथ, इस प्रकार से मामला चलता है। कितने सालों से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई सोलर कैलेंडर है, कोई लूनर कैलेंडर, जिस प्रकार से भी मापे। कुछ हिंदू त्योहार आ रहे हैं, कुछ मुस्लिम त्योहार आते हैं, कुछ ईसाइयों के त्योहार है, कुछ सिखों के त्योहार है। ऐसे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के अलग अलग तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं। ये सब चीजें चल रही हैं। पेड़ उगते हैं, बड़े होते हैं, फिर सूख जाते हैं, फिर नए पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, फिर सूख जाते हैं। ऐसे ही आदमी पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वे बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, और इसी प्रकार से जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। लगातार तरक्की होती जा रही है, नए नए घर बन रहे हैं, नई नई सड़कें बन रही है, नई नई इमारतें बन रही है, हर रोज डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही? ये सब कुछ भगवान के पास सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक नहीं है। उसमें हम लोग जो पैदा हुए, हम फालतू में पैदा कर दिए, भगवान नहीं है, कुछ ना कुछ योजना है। उस योजना को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। क्या हम मेहनत करेंगे? तो सब लोग बोलो, हम ऐसे ही पैदा नहीं हुए, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे। पूरी लाइन बोल के दिखाओ दोबारा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मुंह नीचे कर रहे हैं, बोला हम तक काम कहीं पैदा हो रहे हैं, हम कैसे बोला ये बात? है ना? वेरी गुड, सब बोल के दिखाओ ऐसे ही दोबारा।
आज मैंने स्टेटस में यही लगा रखा है, देखा था आज मेरा स्टेटस, ऐसा ही लिख रखा है कि ऐसे ही पैदा नहीं हुए, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा पढ़ना होता है, अच्छे संस्कार लेने होते हैं, माँ बाप के पास बैठना होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना होता है, उनसे सारी बातें पूछनी होती हैं। बड़े बुजुर्गों को हो सकता है पेपर पास कैसे करना ये ना आता हो, बड़े बुजुर्गों को हो सकता है हमें नौकरी कहाँ लगना ये ना पता हो, ये बताने के लिए तो टीचर होते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग ऐसा जरूर बताते हैं कि उकलाना कैसे बसा, हम लोग कैसे बसे, हमारा गांव कैसे बसा, हम कैसे हैं, हमारी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या चीजें छोड़नी है, क्या हमें आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से संस्कार एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी में बढ़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखो बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, व्हाइट दाढ़ी उनकी है, जो है कोई खंडका बांध के बैठे, कोई और कुछ बैठे हैं। तो ये जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्होंने अपना जीवन का तजुर्बा देखा है, इन्होंने जीवन को बदलते देखा है। अब से 20 साल पहले फोन नहीं थे जो फोन में तुम लोग हमें देख लेते हो, अब से 10 साल पहले ऐसे पढ़ाई नहीं थी जैसे अब तुम पढ़ाई कर लेते हो। 2014 में हमने पहली बार शुरू किया था, पहले तो हम सोनीपत में पढ़ाते थे, सोनीपत में नौकरी की गारंटी। फिर मैंने कहा कि ऐसे ही ब्रांच पर क्यों नहीं पढ़ सकते बच्चे, जैसे उकलाना में ब्रांच में बच्चे पढ़ते हैं, जो क्वालिटी सोनीपत वैसी ही क्वालिटी उकलाना में। तो ये शुरुआत 11 साल पहले 2014 में मैंने ही की थी। सब लोग मुझे पागल बोलते थे, बोला याद आ पागल है, फिर भी मैं कहता था चलो पूरा पागल तो नहीं बोलते, अगर लोग पूरा पागल बोलते तब मैं क्या बोलता। ऐसे कहते थे कि टीवी पर बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पढ़ते हैं ना आज बच्चे, नई चीजें बन सकती है ना। ऐसे हमेशा ये ढूंढना चाहिए हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए और वो कैसे आ सकता है। तब बढ़िया कैमरे नहीं थे, तब बढ़िया साउंड सिस्टम नहीं थे, तब बढ़िया माइक नहीं थे। अब ये माइक देखो कितना बढ़िया है, इस माइक वाले भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक बार भी देखो इस माइक ने गड़बड़ नहीं कर ली, एक बार भी इसने सीटी नहीं बजा ली, वरना मुझे देख करके भी ये सीटी बजाने लगते हैं। फिर घर जाने के बाद बबीता में मेरे ऊपर गुस्सा करती है, माइक सीटी क्यों बजा रहा था तुम्हारे ऊपर, है ना। मैं कहता था ये जानबूझ करके करते हैं, कितना अच्छा माइक है ना, अच्छा माइक। ऐसे 10 साल पहले नहीं होता था, ये अब सुधार हुआ है। इतने बढ़िया फोन पहले नहीं होते थे, इतने बढ़िया साधन पहले नहीं होते थे। अब कहीं पर पढ़ाते हैं, वो ज्ञान कहीं पर भी पहुंचता है। इस टेक्नोलॉजी का कुछ बच्चे खराब यूज करते हैं और कुछ बढ़िया यूज करते हैं। आईसीएस ने इस टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया यूज किया। बहुत सारे बच्चे ऐप पर पढ़ के सरकारी नौकरी लग गए, बहुत सारे बच्चे इन ऑनलाइन बैचेज में पढ़ के सरकारी नौकरी लग गए। सिर्फ सोनीपत की बात करते तो हमें आज तक ये सोच लो कि हर साल 2000 बच्चे पढ़े, 17 साल में 24,000 बच्चे पढ़े, 24,000 में से 20,000 लग जाते हैं। लेकिन आज इतनी ब्रांचेज में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चों में से अधिकतर बच्चे नौकरी लग रहे हैं। तो ये लाखों की संख्या जो नौकरी तक पहुंची वो इस टेक्नोलॉजी के कारण पहुंची, और ये टेक्नोलॉजी आगे भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ रही है, घट रही है? अब तो नई चीज आ गई, चैट जीपीटी। क्या आ गई? चैट जीपीटी। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब जो हमारे बच्चे हैं ना, अब मेरा बेटा, उसको ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे से आती है। तुम लोगों को भी तो अपने पेरेंट्स से ज्यादा आती है, क्यों भाई? छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी ज्यादा आती है या बड़ों को? छोटे बच्चों को, हमारे तो बच्चों को ज्यादा आती है। अब मेरी बेटी है, उसको भी ज्यादा आती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसने पढ़ाई के साथ टेक्नोलॉजी सीख ली। अब हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को तो बस तुम्हें तो पढ़ा देना चाहिए HCF LCF, या नहीं? हमें तो लगता है तुम्हें पढ़ा देना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन टेक्नोलॉजी इनको यूज करती है। तो जिस तरीके से देश, समाज, दुनिया बदल रही है ना, ये बड़े बुजुर्गों को भी सोचना पड़ेगा कि अब से 20 साल पहले तो कभी लाइट आती थी, कभी नहीं आती थी। 20 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 20 साल पहले इस प्रकार की कारें नहीं थी। आज मैं सुबह 9 बजे चला, यहाँ पर 11:15 बजे पहुंच गया था। अब पहले उस टाइम पर जो है वहां से यहाँ उकलाना पहुंचना हो तो सुबह चलेंगे, रात को यहाँ पहुंचेंगे, रात को फिर सोएंगे, अगले दिन काम करेंगे, उससे अगले दिन फिर वापस आएंगे। अब इस प्रकार से देखो टेक्नोलॉजी ने कितना विकास कर लिया, रोड ने कितना विकास कर लिया, अब घर कितनी अच्छी क्वालिटी के बनने लग गए हैं। तो बेटा ये समझ, जो बदलाव का दौर है, ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे ना, इन्होंने मेरे से ज्यादा देखा है।
आप लोगों ने ये सुना है। अब जो अगली वाली पीढ़ी होगी ना, उनको तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि फोन बिना कैसे जीवन हो सकता है, बिजली बिना कैसे जीवन हो सकता है, बाकी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो ऐसे ये माँ बाप बड़े बुजुर्गों से संस्कार लो। और आजकल जो बदलता समाज है, 5 साल बाद कैसा समाज होगा उसके अनुसार पढ़ाई तुम्हें करनी है। अब नौकरी लगने के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं, तो देखो 4-5 साल विजय को लग गए, 4-5 साल मोनू को लगे, लोग नौकरी लगे हुए, इनसे दोबारा पूछ लेना। वैसे ही हर एक बच्चे को 4-5 साल लगते हैं। ये 4-5 साल हम लोगों ने अब क्या किया कि बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास में 5 साल पढ़े हमारे पास, और इन 5 सालों में सरकारी नौकरी की तैयारी साथ हो जाए तो 12वीं करते 16, 17, 18 साल की उम्र में नौकरी, 20 साल तक हर हालत में नौकरी लग जाए। बेटा अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये लिखना और हिसाब करना नहीं है। अब पढ़ाई का मतलब है आप लोग घर से जाएं, नहाएं धोएं, हर रोज का रूटीन बने, और फिर हर महीने आखिर में एक दिन शाम को टिनिंग मैसेज आए, टिनिंग, फिर तुम खोल के देखो, फिर उसमें लिखा मिले योर अकाउंट इज क्रेडिट विद रुपीज। विजय कितने रुपए आए थे आपकी बार? आपकी बार नहीं आए जी, अभी आपकी बार नहीं आए हैं? अच्छा, थोड़े दिनों से बजट नहीं है। अच्छा, इकट्ठे आएंगे। मोनू तेरे कितने आए? 45,000 रुपए। जोरदार ताली बजाओ। मोनू का घर तुमने देखा था पुराना कितना टूटा सा था, अब वो तोड़ के नया बना लिया एक नौकरी के दम पर। बोलो बोलो। इसके पास बाइक नहीं थी, इसने बाइक ले ली, पता है तुम्हें? इसकी मम्मी ने चांदी की बालियां पहन रखी थी, चांदी की बालियां निकलवा करके इसने सोने की बालियां अपनी मम्मी को दे दी, पता है तुम्हें? बोलो। हाँ, तो देखो ये सरकारी नौकरी लगने के बाद पैसा जब आता है तो पैसे से सब चीजें सुधर जाती हैं। अब देखो इसके कपड़े ब्रांडेड हैं या लोकल कपड़े हैं? इसके जूते देखना ब्रांडेड है लोकल है? अब मोटरसाइकिल पर बैठ के रोज आता है, रोज जाता है। विजय के कपड़े देखना ब्रांडेड है लोकल है? थोड़ी तेज बोलो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें भी अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए नहीं सुधारना चाहिए? पहले पढ़ाई जैसे है ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा दादियों की उम्र है, उनसे पूछना, तब पढ़े नहीं पढ़े बहुत फर्क नहीं था। हमारे पेरेंट्स की उम्र में पढ़े नहीं पढ़े तब भी उतना फर्क नहीं था। हमारी उम्र में थोड़ा थोड़ा फर्क था, लेकिन तुम्हारी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। जिनके पास नौकरी उनका घर बढ़िया, जिनके पास नौकरी उनके पास बाइक बढ़िया, जिनके पास नौकरी उनके पास फोन बढ़िया, जिनके पास नौकरी उनके पास कपड़े बढ़िया। तो बेटा अब नौकरी लगने का एक रास्ता है और बढ़िया काम है, और नौकरी की गारंटी है। अगर आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो स्कूलिंग ब्रांच में पढ़ लो, अगर 12वीं पास कर गए हो तो ICS की बड़ी ब्रांच में पढ़ लो, और यहाँ से पढ़ के 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, सरकारी नौकरी तक पहुंचना है। जो जिनको तुम प्यार करते हो उन लोगों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाना है। सरकारी नौकरी इतनी है जितने पढ़ते नहीं बच्चे, पढ़ रहे कम बच्चे और नौकरियां हैं ज्यादा। इस कारण से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, सभी के सभी लग जाते हैं, और इसीलिए नौकरी की गारंटी है। अगर 2 लाख पढ़ रहे होते, 1 लाख नौकरी होती, फिर तो बहुत सारे लोग पढ़ करके रह जाते। ऐसा कभी नहीं हुआ, कम पढ़ने वाले भी लग जाते हैं, जो बढ़िया पढ़ रहे हैं तो हर हालत में लगते ही हैं। हर साल जब भी भर्ती आती है तो पहले ICS के भरते हैं सारे, फिर सीट खाली रहती है, फिर 2-4 और दूसरे सेंटरों पे भी आ जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर तुम लोग पढ़ते रहोगे तो बढ़िया जगह पहुंचे हुए हो, सरकारी नौकरी में लग जाओगे। बात क्लियर समझ में आ गई? किसी के मन में कोई और डाउट हो, कोई सवाल हो, प्रेस की तरफ से कोई सवाल हो तो मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकता है। किसी के मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कुछ भी बात किसी को पूछनी है तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को? देखो पेपर कब होगा नहीं होगा ना मुझे पता ना तुम्हें पता, ना चिंता करनी। रोल नंबर कब आएगा ना मुझे पता ना तुम्हें पता, ना चिंता करनी। रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा ना तुम्हें पता ना मुझे पता, ना चिंता करनी। चिंता क्या करनी है? मुझे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आई कि नहीं आई, मुझे बेसिक मैथ आया कि नहीं आया, मुझे LCM HCF आया कि नहीं आया, मुझे एवरेज आया कि नहीं आया। इस प्रकार से जो क्लास में पढ़ा जा रहा है उन चीजों को सीख लो। जो अपने काम की बात है, अपने हाथ में है, उसको कर लो। जिन्होंने पूरा कोर्स बढ़िया से कर लिया और बढ़िया से पढ़ लिया, वे सभी लोग नौकरी लग जाएंगे, तुम भी लग जाओगे। जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल किसी के मन में है तो बताओ, नहीं तो फिर मेरी बात मेरी तरफ से पूरी। कोई बोल रहा?
रमेश सर, क्या नाम है? वेरी गुड। ये कुलाना ब्रांच चलाते हैं? ये रोज आते हैं, कभी बार छुट्टी भी मारते हैं? रोज आते हैं, टाइम पर आते हैं, कभी कभी लेट भी आते हैं? लेट भी आते हैं, अच्छा कभी कभी लेट आते हैं। जिस दिन मैडम इनकी जो है गुस्सा कर देती होंगी और कहती होंगी पोछा लगा के जाओ, है ना? ऐसे तो मैडम कभी कभार लगवा लिया करो, बबीता मैडम भी मेरे से लगवा लेती है, इतना तो हक बनता भी है, आया ना? वेरी गुड। सारा काम महिलाओं को करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए। फिर रमेश सर पोछा लगा दे, तुम क्यों हंस रहे हो भाई? हैं? कभी कभी जो है मैडम के कपड़े धोते हो, मैडम के कपड़ों पर प्रेस करते हो, इसमें हंसने की क्या बात है? तब लेट होते हैं, बाकी तो टाइम पर आते हैं, है ना? हाँ, बाकी क्लास तुम्हारी सही चलती है, नहीं चलती है? और कुछ सर? बस एक है बस, जो मैं रोज चटनी बनाता हूँ ये मत बताना। सौभाग्य हमारा जो ऐसी महान हस्ती के आप दर्शनों में है और आप सभी के बीच में है। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी सर बात बताते हैं उन बातों को ध्यान से सुनना। बहुत दिनों के बाद ऐसा मिला है मौसम, ऐसा मिला है मौका कि बहुत ज्यादा कुछ कहने को भावुक हो रहा हूँ, नहीं कहा जा रहा। चाहूंगा परिमल सर से के बड़े स्टेज पे आए और सभी बच्चों को आशीर्वाद दे और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। परिमल सर जी से पढ़ी मैंने भी और अंत में पढ़ी मैंने गीता और अंत में पढ़ी मैंने। ऐसे कौन से कर्म किए थे परिमल सर जो आपको मिल गई मैडम बबीता? मैं सेल्फ प्रदीप संधू फ्रॉम कैथल। एक और सुनाऊंगा मैं मैमो सर पे, क्योंकि मेरे आदर्श मेरे माता पिता समान, बड़े भाई समान यही है। इनसे सीखा मैंने, शब्दों को भी, पढ़ाई को भी, हर चीज को इनसे सीखा मैंने, दोनों से। मैम से पॉलिटिकल सीखी मैंने, और पॉलिटिकल को मैंने अपने व्यवहार में, किसमें अपनाया। देखो नौकरी लग रहा ना लग रहा हो एक अलग बात है, जैसे आपके सामने ही है, सर ने बताया 4-5 साल लगते हैं, 4-5 साल लगते हैं। 1-2 साल में ये बच्चों खेल नहीं है, 12 साल तो हमें 18 साल हो जाते हैं हमको प्लस 2 पास करते करते, है ना? किस लिए करते हैं? ताकि नौकरी मिल जाए फ्यूचर में। तो 4-5 साल हमारे उसमें लगेंगे। जो सर प्रयास कर रहे हैं 9 से 12 लगकर 3-4 साल तो वो हो गए, 1-2 साल 5 साल में नौकरी, तो 20 साल तक आपके कुछ घर क्या होगी सरकारी। तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर, उसके लिए तालियां बजाएं। तालियां उधम नहीं है, पीछे से नहीं आ रही ताऊ जी, ताऊ ताइया रोटी को नहीं दी। तो बोलना चाहूंगा मैं भी, परिमल सर और बबीता मैम, बोलो। परिमल सर और बबीता मैडम का प्यार है बहुत खास। परिमल सर और बबीता मैडम का प्यार है बहुत खास। काश हमें भी मिल जाए ऐसा कोई जो बन जाए इतिहास। आप सभी को पता है, पूरे हरियाणा को पता है, जैसे नायब सिंह सानी निकले हैं ना, बहुत नीचे से ऊपर तक का सफर किया है। इस जोड़ी ने भी बहुत नीचे से ऊपर तक का सफर किया है। आप सभी को पता है कहां से उठे हैं सर, सभी को पता है बकायदा। कितने साल का एक्सपीरियंस है सर के पास, मैम के पास। मैम ने पहले अपने पांव पे खड़ी हुई, फिर नौकरी छोड़ी, फिर हम जैसों को नौकरी लगवाया। तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं मैं परिमल सर और बबीता मैडम का, धन्यवाद। आईसीएस की बड़ी ब्रांच में आते हैं ये लोग। 12वीं क्लास करने के बाद या बीए करने के बाद, कुछ लोग एमए करने के बाद क्यों पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं, क्योंकि उनको टाइम पर नहीं पता चलता। अगर आप लोगों को टाइम पर पता चला है तो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी अगर लगवाना चाहते हो, कामयाब बनाना चाहते हो, तो 8वीं क्लास से, जैसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज है ना, अमेरिका जैसे पूरा यूरोप है, जैसे रसिया है, चाइना है, वहां पर किसी को पुलिस में लगना है तो बचपन से पुलिस की बातें सिखाते हैं, किसी को फोर्स में जाना है तो बचपन से फोर्स की बातें सिखाते हैं, किसी को टीचर बनना है तो बचपन से टीचिंग सिखाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने आईसीएस में भी शुरू किया है। जिस प्रकार का बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसी प्रकार की पढ़ाई उनको बताएं।
भारत में जो ऑप्शन अभी अवेलेबल है ना, पहला तो भारत में सबसे ज्यादा ऑप्शन तो चूज करते हैं बेरोजगार रहने का, सही रास्ता चूज नहीं करते या सही पढ़ाई चूज नहीं करते। भारत में ऑप्शन बहुत है। ये जो हमारा देश है ना, हमारा देश ये देव भूमि है, यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता बसते हैं, यहाँ पर हर रोज लगातार कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते हैं। यहाँ पर जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा होता है, और जो बुरा काम करते हैं उनका रिजल्ट बुरा होता है। तो जैसा तुम बनना चाहोगे वैसा बन सकते हो। तो बचपन से ये सोचना चाहिए हमें अच्छा आदमी बनना है, हमें कोई ना कोई रोजगार करना है, तो बेरोजगार नहीं रहना। उसके लिए सही उम्र में सही तरीके से पढ़ाई, संस्कार और ज्ञान लेना है। तो बचपन से स्कूल के माध्यम से इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। लिटानी और दनोदा ब्रांच वाले लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बबीता मैम की स्पीच कैसे लगी आपको? ताली के माध्यम से बताओ। अब आप लोगों का ये उलाना उतर गया ना कि उकलाना कब आओगे? चलो, रमेश सर ने एक कोशिश की, इन्होंने जो मेरे से बात की, बोला सर आप हमारी ब्रांच में आ जाओ, तो रमेश सर के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। आ जाओ सर, बाद में मैडम के पास तो हमेशा ही बैठे रहते हैं। आ जाओ मैडम, आप भी आ जाओ। रोहतक का कोई शर्मा है भाई? चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो, वरना रमेश सर की घर जाके पिटाई होगी कि अपने अपने लिए ताली बजवा ली, मैं छुट्टी नहीं हुए। चलो, ये रमेश सर को खाली रखते हैं, इनके जो है देखो कपड़े धोकर जो है प्रेस करके भेजते हैं, इसलिए जो ये ब्रांच चला पाते हैं। ऐसे ही मैडम सहायता करती रहना इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।